वो आपके हाथ में क्या है? ये हमारा दोपहर का खाना है। तो ये है दोपहर का खाना। मू केंग चाय ये फसल की कटाई के मौसम में सैर करने की जगह से कहीं ज्यादा है। ये एक ज़ियारत है। जरा सोचें, चावल के इन खेतों ने इस पहाड़ी इलाके को सुनहरी लिहाफ की तरह ढका हुआ है। यही वो वियतनाम है जहां रहने के लिए मैं सारी दुनिया को छोड़ आया हूँ। ये वाकई एक खूबसूरत नजारा है, बहुत सुंदर। चावल की कटाई के मौसम का जौहर जो मैंने मू केंग चाय में देखा है और कहीं नहीं है। जरा कल्पना करें, पूरी वादी पके हुए चावलों की सुनहरी रंगत से जगमगा रही है, जिसे मकामी मोंग बिरादरियां हाथ से काटती हैं। लेकिन चिंता ना करें, मैं यहाँ सिर्फ नजारों के लिए नहीं आया, मैं यहाँ किसी और चीज के लिए आया हूँ, ग्रास हॉपर्स के शिकार की सालाना रिवायत के लिए। लेकिन पहले हमें वहां जाना पड़ेगा। इन बल खाती सड़कों पर जाने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। इसमें मकामी महारतों की जरूरत होती है। मैंने पूरे वियतनाम में बाइक चलाई है, लेकिन ये रास्ते कमजोर दिलों के लिए नहीं हैं। मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इतना मोटा हूं कि मोटरसाइकिल मुझे पहाड़ी पर नहीं ले जा सकती। ढलान काफी ज्यादा है, मुझे अपना वजन कम करना होगा। तिरछी कीचड़ वाली चढ़ाई, ऐसे अंधे मोड़ के पता ही नहीं चलता कि सामने से कौन आने वाला है। ये शिकार के मैदान तक 30 मिनट का एक रोमांचक सफर है। पहाड़ के दामन में बहुत गर्मी है और ऊपर यहाँ काफी सर्दी है। जानते हैं, वियतनाम का ये इलाका तस्वीरें लेने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। कमाल है ये। इन बड़ी पहाड़ियों पर जहाँ तक आप देख सकते हैं, वो जगह सियाहत के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पर भैंसें घूम रही हैं, पारंपरिक लिबास में लोग मौजूद हैं और ये जगह बहुत अच्छी है। ये रहा मेरा गाइड पाव और इसके साथ 2 नौजवान मुहाफिज हैं और ये लोग ग्रास हॉपर के शिकार के माहिर हैं। चावल के खेतों के इन रास्तों पर चलना काफी मुश्किल है, लेकिन ये लोग कभी नहीं गिरते। लेकिन मैंने कुछ साल पहले ये महसूस किया कि मेरे पास कीचड़ वाले चावल के खेत में गुजरने के लिए महारत नहीं है। भूसे के बंडलों को उठाए हुए हम चावल के खेतों में घूमते हैं और घास की दीवारों में से गुजरते हैं। जैसे ही कोई हलचल दिखाई दे, हमारा काम शुरू हो जाता है। विशाल पंख वाली मखलूकात से लेकर छोटे सब्ज कीड़ों तक ये जगह ग्रास हॉपर्स की पनाहगाह है। हत्ता कि एक हाथ में कैमरा पकड़े हुए मैंने भी काफी ग्रास हॉपर जमा कर लिए। ये बहुत आसान है, मैंने फिर से इसे पकड़ लिया है। मुझे लगता है कि दुनिया के हर किसी बच्चे ने कभी न कभी ऐसी चीज पकड़ी होगी। मुझे तो बहुत मजा आया, लेकिन मैंने इसे कभी खाया नहीं है। बच्चे ग्रास हॉपर्स को जंगली घास के तने पर लगाकर जमा कर रहे हैं, लेकिन पाव बोतल का इस्तेमाल कर रहा है। ये मुझे आसान लगा, लेकिन मुझे क्या पता था, इनका शिकार एक तवाजुन रखने का अमल है। चावल के तंग खेतों में भैंसों के पास से गुजरना ये एक सपने जैसा लगता है। और वियतनाम के दिल में गर्मियों का मौसम काऊ बेल्स के बजने की आवाज से मुकम्मल होता है। और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस जगह पर पश्चिमी टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। मैंने अभी तक यहाँ पर किसी पश्चिमी व्यक्ति को नहीं देखा। ये थोड़ा शर्मनाक है। ये एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि वियतनाम के बहुत से ऐसे कोने हैं जहाँ बहुत से पश्चिमी लोग अभी तक नहीं जाते। लिहाजा अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो सापा या हायांग के मुकाबले में थोड़ा अलग हो, तो आप यहाँ आ सकते हैं। इस जगह को अभी मुकम्मल तौर पर भुलाया नहीं गया है, लेकिन ये मेरे लिए नाकाबिले यकीन है कि इस जगह को ज्यादा विजिट नहीं किया गया। और कम से कम यही वो वियतनाम है जिसकी मुझे तलाश थी जब मैं पहली बार इस देश में आया था। लहलहाते चावल के खेत, घूमती फिरती पारंपरिक नस्ली अकलियतें, अटखेलियां करती भैंसें और गायें, यही दरअसल वियतनाम है। कुछ ही देर में हमने एक छोटे से गांव को खाना खिलाने के लिए काफी जमा कर लिया और हम रसोई की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा लंच है। मुझे समझ नहीं आता कि मोटरसाइकिल के यहाँ आने से पहले भी ये जमाने और ये सकाफतें इतनी अलग और कायम कैसे रहीं, क्योंकि पहाड़ के नीचे पहुंचने में काफी दिन लग जाते होंगे, ये तो यकीनी बात है। ये लोग तो यहाँ मोटरसाइकिल चलाने के माहिर हैं, हैरत अंगेज है। मजे की बात यह है कि यहाँ बकरियां भी हैं, क्योंकि इन्हें आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। ओ रुको।
एक बार फिर छोटी सड़कों पर सफर करते हुए मैं मनाजिर और अलग थलग कम्युनिटीज को देख रहा हूँ। हम अपने खाना पकाने की जगह पहुंच गए हैं। ये पहाड़ियों में मौजूद बहुत सी पनाहगाहों में से एक पनाहगाह है। तो हम खाना पकाने के मकाम पर पहुंच गए हैं, जो उस जगह से तकरीबन 30 मिनट ऊपर है जहां हमने ग्रास हॉपर्स का शिकार किया था। और मेरे ख्याल में इसकी वजह यह है कि यहाँ पर चावल अब भी काफी ज्यादा हैं। काफी जगहों पर अभी कटाई नहीं की गई। मुझे लगता है इसमें काफी वक्त लगेगा क्योंकि यहाँ कटाई हाथ से की जाती है। आप चाहकर भी कबूटा ट्रैक्टर को यहाँ नहीं ला सकते। मुझे लगता है कि इन जगहों को मशीनी होने में कुछ समय लगेगा। चोटी पर यह छोटा प्यारा सा घर है और हम देखने जा रहे हैं कि इन ग्रास हॉपर्स का स्वाद कैसा है। बारिश का मौसम बना तो हमने काम शुरू कर दिया। खाना पकाने की तैयारी में पाव हमें लीड कर रहा था। ग्रास हॉपर्स को नींबू की पत्तियों और मसालों के जरिए से तैयार किया जा रहा था। तो ग्रास हॉपर्स को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है। वो वाकई इससे बहुत कमाल खाना बनाते हैं। हो सकता है इन अज्जा के साथ इनका जायका अच्छा होता हो, या इनके बगैर ये जहरीले हों, या इनको इसकी जरूरत हो, पता नहीं। लेकिन देखें क्या होता है। उसने इसे पकाने में अच्छा खासा वक्त लगाया, खासतौर पर यह ध्यान रखते हुए कि ये बहुत छोटी मखलूक है। जब हम खाना पका रहे हैं तो ये पनाहगाह जिज्ञासु मकामी लोगों का मरकज बन गई है। कुछ हेलो कहने के लिए रुक जाते हैं, कुछ ये देखने के लिए कि क्या पक रहा है, और कुछ बारिश के तूफान के खत्म होने का इंतजार करने के लिए। ये सब्र का इम्तिहान है, लेकिन आखिरकार दावत तैयार है। ग्रास हॉपर और स्टिकी चावल, ये गालिबन ग्रास हॉपर सुशी की तरह है। तो पाव में इनमें से कुछ को चखने के लिए बहुत पुरजोश हूँ। हमने सारी सुबह इनको पकड़ने में गुजारी है और मुझे लगता है कि अब हमें इसे चखना चाहिए। हाँ जरूर चखें। ठीक है। ये तमाम ग्रास हॉपर एक ही किस्म के लग रहे हैं। मैं हर किस्म के ग्रास हॉपर पकड़ रहा था, तो शायद ये नहीं करना चाहिए था। इनको देखें तो ये सब गोल आंखों वाले भूरे ग्रास हॉपर हैं। चलो चखते हैं इसे। मैं पूरा खा जाऊं? हाँ पूरा खाएं, चावलों के साथ भी खाइएगा। अच्छा है ना? मजेदार है ना? वाह, पता है इसका स्वाद मेरी उपेक्षा से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पके हुए कीड़ों को खाना जिंदा कीड़ों या फिर कच्चे कीड़ों को खाने से बहुत आसान है। जाहिर है इसमें बहुत ज्यादा स्वाद है। मेरा मतलब है ये वाला बहुत मसालेदार था। ये पत्ता किस चीज का है? जी हाँ, नींबू अच्छा, का नींबू पत्ता का है ये। पता है ये शानदार है कि इन ग्रास हॉपर्स में कितना स्वाद है। अक्सर कीड़ों का स्वाद ऐसा नहीं होता, और इसमें कीड़ों का क्रंच जरूर है, लेकिन ये इतना खराब और खौफनाक नहीं है जिसकी गालिबन मुझे आदत है। ये क्रंच मेरे लिए थोड़ा खुशगवार है। चलो एक और खाते हैं। मैं इसी की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत स्वाद है। यकीनी तौर पर ये कोई आम ग्रास हॉपर नहीं है। इसका जायका ऐसा है जैसे मसालेदार चिप्स या फ्राइज हों। ये मेरे लिए कहीं ज्यादा यादगार है, कम से कम वियतनाम के उन पकवानों में से जिनका मैं आदी हूँ, और उनमें स्वाद के लिए तेज मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। ये वाकई हैरत की बात है कि ये कितना अच्छा है, और इसे खाना भी काफी आसान है। वाकई? हाँ, ये खाने में आसान है। ठीक है। सच में अगर मुझे इन सब को नंबर देने हो तो मैं इन ग्रास हॉपर्स को सबसे ऊपर रखूंगा। और मैंने बहुत से कीड़े खाए हैं। हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ वाले सही कहते हो कि हमें कीड़े खाने चाहिए। ये बहुत अच्छे हैं। अगर आप कभी छोटा झींगा उनके शेल के साथ खाएं जो यहाँ एशिया में होते हैं, तो आपको ऐसा ही स्वाद आएगा। इसका टेक्सचर भी वैसा ही है जैसा झींगे के शेल का हो, और ये ग्रास हॉपर बहुत क्रंची लगते हैं जब आप इन्हें चबाते हैं। अब मैं चावलों के साथ लूंगा। ये ले। और तो चावल थोड़े लूं? हाँ थोड़े से। असल में आपको इस तरह इसे खाना होता है, और इस बार मैंने एक बड़ा ग्रास हॉपर लिया है, पता नहीं क्यों। और इसे ऐसे देखना कुछ अजीब लगेगा, चावलों के अंदर फंसा हुआ एक बड़ा ग्रास हॉपर। इसको जब हम देखते हैं तो ये अजीब लगता है। हाँ ऐसे ही। अच्छा लगा ना? हाँ, और लेना। कमाल है। चावलों से काफी मदद मिल जाती है। जब इसके गिर्द चावल लपेटकर खाए जाते हैं तो जायका और अच्छा हो जाता है। ये छोटे दाने वाले स्टिकी चावल देखने में मुख्तलिफ लगते हैं उन चावलों से जिनको मैं मरकजी वियतनाम में देखने का आदी हूँ। और अगर आप मुट्ठी भरकर इस सारे स्वाद के साथ इन ग्रास हॉपर्स को खाएं तो आप ज्यादा नहीं खा सकेंगे, क्योंकि कुछ देर बाद ये आपके दिमाग को चढ़ जाएंगे। ये ऐसा ही होगा जैसे आप डोरिटोस का पूरा पैकेट या कुछ ऐसा खा जाएं। लेकिन चावलों के साथ जब आप इसे खाते हैं तो ये एक मतवाजन ग़िज़ा बन जाती है। यानी ग्रास हॉपर जायके के लिए और चावल तवाजुन के लिए।
हाँ, बस अगर इसकी टांग आपके दांत में ना फंसे और ये दिखने में कुछ अच्छा लगता हो तो मेरा ख्याल है कि इसे कोई भी खा लेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है। चावलों के साथ एक और ग्रास हॉपर लूंगा मैं। जी हाँ, जरूर। अच्छा, क्या आप इस मिर्ची को चखना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं, ये पहाड़ी मिर्ची है ना। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये देखिए, इन्होंने मुझे ये पहाड़ी मिर्ची दी है और मुझे ये लगता है कि ये बहुत तीखी होगी। ओह वाह। हाँ, ये तो है। ओह मेरे खुदा, ये तो बहुत तीखी है। हाँ, बहुत। मैं आपको बताऊं, ये मिर्ची छोटी सी है लेकिन बहुत तीखी है, वाकई बहुत तीखी। इसका छिलका बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ बीज हैं। मैं मिर्ची खाने में माहिर नहीं हूं, ना ही मैं इसके जायके का आदी हूं, लेकिन मैं इसे सहने की कोशिश कर रहा हूं। इतनी तीखी है कि मेरी आंखों में पानी आ रहा है और अब मेरा गला इससे जल रहा है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि ये बहुत बहुत तीखी है और ये जो खाना हम खा रहे हैं ये भी काफी मसालेदार है। तीखेपन को कम करने के लिए चावल खा लें। जी हाँ, ये इनका मशहूर खाना है और हर कोई, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, सब इसे खाते हैं। तो पाओ, आप कितनी बार ये डिश खाते हैं? ये ग्रास हॉपर साल में एक बार फसल की कटाई के समय ही दस्तयाब होते हैं। अच्छा, तो ये डिश साल में सिर्फ एक बार बनती है, कटाई के वक्त। तो यहाँ साल में चावल की कटाई का समय एक बार आता है। सेंट्रल वियतनाम में 2 बार चावलों की कटाई होती है। तो ये बात यहाँ पर अलग है कि यहाँ पर कटाई का समय एक बार आता है। अगर चावल की फसल पकी हुई हो तो हम कभी भी खेतों के अंदर जाकर इन्हें नहीं पकड़ते, बल्कि बाहर पकड़ते हैं और फिर हम जल्दी से इसे पका लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आम है कि आप ये डिश सिर्फ कटाई के वक्त में खाते हैं। कटाई के समय में टूरिस्ट कब यहाँ आते हैं और तस्वीरें बनाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि हनोई के बहुत से लोग यहाँ आकर तस्वीरें लेते हैं। टूरिस्ट मू किंग चाय में मुख्तलिफ मौसमों में आते हैं। मई जून में जब फसल को पानी लगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में जब कटाई का समय होता है। ग्रास हॉपर सिर्फ सितंबर और अक्टूबर में ही दस्तयाब होते हैं, मई और जून में नहीं होते। जब से टूरिस्ट आना शुरू हुए हैं तो यहाँ पे बहुत से रेस्टोरेंट खुल गए हैं और इसकी वजह से मकामी लोगों के लिए कमाई का एक नया जरिया भी बना है। मतलब यूं कहा जा सकता है कि टूरिज्म इस इलाके के लिए अच्छी चीज है। हाँ, कहा जा सकता है। टूरिस्ट यहाँ आते हैं और खींची गई तस्वीरों के जरिए से चावल के खेतों और लोगों को प्रमोट करते हैं। इससे और ज्यादा लोग आकर्षित होते हैं, जिससे मकामी लोगों के लिए कमाई के और नए जरिए बनते हैं। मैं यहाँ ज्यादा पश्चिमी टूरिस्ट नहीं देखता, ये क्या मामला है? गैर मुल्की लोगों को इस जगह का पता नहीं है। ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता। अच्छा, कुछ ये भी हो दिलचस्प सकता है। तो दोस्तों, अगर आप वियतनाम आ रहे हैं तो इस जगह पर जरूर आएं। ये बहुत कमाल है और वाकई यहाँ पर अभी ज्यादा पश्चिमी टूरिस्ट नहीं आए। खैर, यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारे चावलों के खेत मौजूद हैं। मेरा ग्रास हॉपर कहाँ गया? ये रहा। आपकी जिंदगी में कैसे तब्दीली आई है? मेरा मतलब है, बचपन से लेकर अब तक सबसे ज्यादा क्या चीज बदली है? एक तब्दीली जो मैंने महसूस की है वो ये है कि मैंने यहाँ आने वाले टूरिस्ट से बहुत कुछ सीखा है और उनका शुक्रिया, क्योंकि मुझे काफी चीजों का पता चल गया है और मुझे मौका मिलता रहता है कि मैं आप जैसे पश्चिमी टूरिस्ट से मिलूं। ठीक है पाओ, इस सब के लिए बहुत शुक्रिया। ये डिश बहुत मजे की थी। खैर, सच कहूँ तो मजा आ गया। और हाँ, अगर आपका भी कीड़े खाने का दिल हो तो ये जगह शुरू करने के लिए बहुत अच्छी है। खैर, शुक्रिया दोस्त। आपका शुक्रिया। मू किंग चाय में आने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर से आइएगा, जरूर, हमें आपका इंतजार रहेगा। मैं फिर से यहाँ आऊंगा। जैसे मैंने बारिश के इंतजार में यहाँ के लोगों के साथ बातें करने में समय गुजारा, तो मैंने उनकी संस्कृति के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जो उन्हें बाकी वियतनाम के लोगों से अलग करते हैं। इनकी जुबान, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग वियतनामी जुबान नहीं बोलते, यहाँ तक कि इनके तौर तरीके भी मुख्तलिफ हैं और ये चीज हैरान कुन है कि कई सांस्कृतिक प्रथाएं कितनी गहरी जड़ रखती हैं। एक चीज जो मैंने यहाँ की औरतों में देखी है वो ये कि अगर आप इन्हें 5 सेकंड्स के लिए अकेला छोड़ दें तो ये फौरन कढ़ाई करना शुरू कर देती हैं ताकि अपने फारिग वक्त में अपने खानदान के लिए कपड़े बना लें। ये लड़कियां अद्भुत हैं। मैं 5 मिनट के लिए बैठा हूँ और उन्होंने फौरन कढ़ाई का सामान निकाल लिया। यूं काम करती हैं। देखें, ये काफी मुश्किल है। कपड़े रंगने की वजह से उनके हाथ हमेशा नीले रहते हैं। मेरी जिज्ञासा बढ़ी तो मैं पाओ की दोस्त नीन के घर तक उसके पीछे चला ताकि भांग का कपड़ा बनाने की बारीकियों को जान सकूं। तो दोस्तों, आज हम यहाँ नीन के साथ हैं और ये इस काम में माहिर है। मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ जानकारी मिलेगी कि ये पारंपरिक पोशाक जो उन्होंने पहनी हुई है ये कैसे बनती है। यहाँ की बहुत सी औरतें, बल्कि यहाँ शुमाल में ज्यादातर औरतें पारंपरिक पोशाक पहनती हैं। इनमें से कुछ बड़े पैमाने पर तैयार की जाती हैं, लेकिन चिन निन अब भी इसे पारंपरिक तरीके से बनाती हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो ये कैसे करती हैं। मेरा ख्याल है ये लिनन है जिस पर वो रंग करती हैं और फिर इस पर वो कढ़ाई करती हैं। आइए देखते हैं। नीन की महारत भांग के कपड़े की दुनिया को बेनकाब करती है। ये तने को खुश्क करने से शुरू होता है
और फिर रेशेदार तारों के बैरूनी हिस्से को अंदर के लकड़ी के तने से अलग किया जाता है। इसके बारे में हैरानकुन चीज ये है कि ये बहुत मजबूत फाइबर है। मैं इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहा था। ये एक टहनी की तरह महसूस होता है, लेकिन फिर भी आप इसे हाथ से तोड़ सकते हैं। ओ अच्छा, तो इसे उंगली से मोड़ना है और फिर ऊपर तक जाना है, और यहाँ हमें सिर्फ इसके बाहर की रेशेदार तार को खींचकर अलग करना है। शायद ये ठीक नहीं हुआ। ये अच्छा नहीं है। नहीं हुआ ना? जी हाँ। बाव को ये पसंद नहीं आया। देखें, ये काफी लंबा नहीं है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है क्योंकि मैंने पहली मर्तबा लेनिन या भांग की तार निकाली है। ये काफी पेचीदा अमल है और तार को टूटने से बचाने के लिए बड़े ध्यान से ये काम करना होता है। इसके बाद इसे मजीद लचकदार बनाने के लिए मार्टर और मूसल में कूटा जाता है। जब ये नरम और लचकदार हो जाए तो चीनियन हर तार को एहतियात से जोड़ती हैं, फिर सिरों को घुमाती हैं और तारों को बाहर निकालती हैं और अगली तार से जोड़ देती हैं। तो फाइबर का हर टुकड़ा जिसे बनाया गया था अब हाथ से उनके सिरों को जोड़ा जाता है। ये हैरानकुन है क्योंकि इनमें से कुछ गोले बहुत बड़े होते हैं, तो इनके पास सैकड़ों के हिसाब से, यहाँ तक के हजारों मीटर्स के हिसाब से कपड़ा इन धागों के गोलों में होगा जो यहाँ पड़े हैं। ये मशीनें मेरे लिए पहेली हैं। ये तकनीक नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत जोड़ के साथ भांग का एक मुसलसल गोला तैयार करती हैं। इन धागों को फिर हाथ का इस्तेमाल करते हुए बांस की फिरकी पर चढ़ा दिया जाता है। बांस को तेजी से घुमाया जाता है ताकि मुसलसल धागे इस पर लिपट जाएं। इस फिरकी को फिर आसानी से एक शटल में शामिल किया जाता है जो धागे को लूम के एक तरफ से दूसरी तरफ मुंतकिल करता है। तो दादी माँ इस काम में माहिर हैं, लेकिन उनका हाथ इस तक पहुंचने में एक मसला है। लेकिन शुक्र है कि ये लूम एडजस्टेबल है। कैसी कमाल बात है। आखिरकार उन्होंने सैकड़ों मीटर भांग का कपड़ा तैयार कर लिया। मैंने पूछा कि बुनाई के बाद आप क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं टूरिस्ट लोगों को ये बेचती हूँ, लेकिन मैं इसकी रंगाई भी देखना चाहता हूँ, जो कि इसका आखिरी अमल है। वहाँ पर मैंने इंडिगो रंग से भरा हुआ एक बहुत बड़ा टब देखा है और वो अभी बुना हुआ कपड़े का एक लंबा टुकड़ा लेकर आई है। इस कपड़े को कुदरती इंडिगो से रंगा जाता है। सुयांग में गुजारे वक्त के दौरान भी मैं इस अमल को देख चुका हूँ, बल्कि मैंने हर एक घर में जहाँ भी मैं गया मैंने इस अमल को देखा है, और इसीलिए मोंग खवातीन की उंगलियां हमेशा नीली होती हैं। कम कीमत पर जदीद मशीन से तैयार करदा कपड़ों की दस्तयाबी के बावजूद यहाँ पर हाथ से बने हुए कपड़े अब भी रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा बने हुए हैं। मैं चीनियन से पूछना चाहता हूँ कि क्यों? चीनियन, अपना घर दिखाने के लिए शुक्रिया। कितना अरसा हो गया है आपको बुनाई करते हुए? मैं 10 साल की थी जब मैंने ये काम शुरू किया। 10 साल की उम्र से? जी हाँ। तो ये कारोबार कैसा है? क्या लोग अब भी ऐसा कपड़ा खरीदते हैं? जी हाँ, मैं अमेरिका और फ्रांस को भी अपना बनाया हुआ कपड़ा बरामद करती हूँ। पहले मैं इसे सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए बनाया करती थी, लेकिन अब मैं गैर मुल्की ग्राहकों तक भी पहुँच गई हूँ और उन्हें बहुत ज्यादा फरोख्त करती हूँ। क्या आपको ये बात पसंद है कि बहुत से टूरिस्ट यहाँ आते हैं और आप उन्हें अपने ये कपड़े बेच सकती हैं? मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ बहुत सी औरतों के पास नौकरी के काफी मौके नहीं हैं। हेम के कपड़े बनाने से उन्हें काफी मदद मिलती है। अगरचे इससे आने वाली आमदनी कम है, लेकिन वो फिर भी इससे खुश हैं। जब मैं यहाँ आता हूँ तो बहुत से लोगों को मशीन से बने हुए कपड़े पहने हुए देखता हूँ। आप इस बारे में क्या सोचती हैं? अब यहाँ पर कपड़ा बनाने के बहुत से कारखाने मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास शादी के मौका पर या किसी के मरने के मौका पर ऐसा रिवायती लिबास होना बहुत जरूरी है। मैं ये समझती हूँ कि हमें अपनी जवान नस्ल को ये सिखाना होगा कि अपने कल्चर को कैसे बचाया जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके बचपन के मुकाबले में अब लोग ये चीज कम सीखते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये अच्छा खासा मुश्किल काम है और इससे आने वाली आमदनी कम है, इसलिए बहुत से नौजवान जदीद कंपनियों में काम करना चाहते हैं। क्या आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि लोग भूल जाएंगे कि ये पोशाक पारंपरिक तरीके से कैसे बनाते हैं? जी हाँ, मुझे इस बात का डर है कि ये हुनर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं नौजवानों को क्लास देती हूँ। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इस हुनर को बचाया जाए। बहुत खूब, मुझे पसंद आया कि आप इन नौजवानों को सिखा रही हैं ताकि वो इस संस्कृति को ना भूलें। और यहाँ के लोगों के बारे में मेरी सबसे पसंदीदा चीज ये है कि इनके पास हमेशा एक पारंपरिक पोशाक होती है, जबकि दूसरी नस्ली अकलियतों ने अक्सर आम कपड़े पहने होते हैं।
ये थोड़ा अफसोसनाक है। तो अपने घर बुलाने और इस सारे अमल के बारे में बताने के लिए बहुत शुक्रिया। ये देखकर मुझे शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा कि आप इस संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। मुकेंग चाय में ये मोंग कम्युनिटी इस जगह को बहुत खास बनाती है। जमीन के साथ गहरे ताल्लुक ने पूरे पहाड़ी इलाके को सबसे ज्यादा शानदार मनाजिर में तब्दील कर दिया है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। अगर आप यहाँ फसल की कटाई के मौसम में आते हैं तो नजारों से लुत्फानंदोज हों, लेकिन इस बात को भी यकीनी बनाएं कि ग्रास हॉपर्स की डिश चखने से महरूम न रह जाएं। ठीक है दोस्तों, अब कुछ देर और मैं यहाँ वक्त गुजारूंगा और मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने मोंग लोगों के साथ ग्रास हॉपर्स को पकड़ा और पका कर खाया। ये मेरे लिए मजेदार तजुर्बा था। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे और कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। तो आपका बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी अगले वीडियो में।